हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके और मैनचेस्टर यूनाइटेड में चल रहे हैं जितने भी सारे इश्यूज हैं उनको लेके। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात मुझे करना है वो है कि मेसन माउंट का जो इंजरी अपडेट आया है, इट इज रियली 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 वेरी स्केरी टू ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। जो लोग ये मेसन माउंट का जो न्यूज है उसके बाद से कुछ लोग सोशल मीडिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, चलो माउंट गया तो अभी दूसरे प्लेयर को ही चांस मिलेगा, वापस से एरिक्सन को लाएंगे। अगर आप लोग एक प्लेयर की इंजरी को लेके, जो प्लेयर आपके मैनेजर का साइनिंग है उसका इंजरी को लेके अगर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो कि अच्छा हुआ टीम के लिए, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो मेरा एक ही चीज कहना है आप लोगों से कि आप लोगों की फुटबॉलिंग का जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस गेम इज नॉट अप टू द मार्क। क्योंकि पहले बात तो ये कि किसी प्लेयर, वो अपनी टीम का हो या दूसरे टीम का हो, उसका अगर इंजरी होता है तो उसको लेके सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं है, उसको लेके खुश होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसा होते हो तो यू आर इनसेंसिटिव टूवर्ड्स द गेम एज वेल एज द पर्सन एज वेल एज द प्लेयर। और अगर आप इस बात से खुश हो कि इस चीज से आपकी टीम का ही भला होगा, तो मेरा कहना है कि आप गलत समझ रहे हो। क्योंकि मेसन माउंट एरिक टेन हैग का साइनिंग है। आप लोग जो नाखुश हो, आप लोग का जितने भी सारा फ्रस्ट्रेशन है वो मैं समझ सकता हूं एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। क्योंकि आप लोग का मानना है कि मेसन माउंट पिच पे डिलीवर नहीं कर पा रहा है। वो अकेला मेसन माउंट नहीं है, पूरा मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो टीम है, पूरा टीम का ही जो फिटनेस है वो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। हम लोग का मैच फिटनेस है ही नहीं कि हम लोग 90 मिनट्स का एक प्रॉपर गेम खेल सके एंड कंपीट कर सके ओपोनेंट की पेस के साथ, जो कि बहुत है इन ईपीएल। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो खराब परफॉर्मेंस थे उसका अकेला रेस्पॉन्सिबिलिटी मेसन माउंट का नहीं है, पूरा टीम का ही है। और मेसन माउंट एक नया प्लेयर है। चेल्सी में मेसन माउंट एक अटैकिंग रोल पे खेलता था और एरिक टेन हैग उसको यहाँ पे नंबर 8 रोल खिला रहे हैं, एट टाइम्स उनको नंबर 10 पे भी खिला रहे हैं। तो उस चीज पे मेसन माउंट को थोड़ा टाइम लगेगा। मेसन माउंट, जैसे सब लोगों को पता है कि फरवरी में चेल्सी के लिए लास्ट प्रीमियर लीग कोई मैच स्टार्ट किया था, उसके बाद इंजरी की वजह से वो अवेलेबल नहीं था। उसके बाद उसको स्टार्ट मिला मैनचेस्टर यूनाइटेड के 2 मैच में। तो अभी मेसन माउंट को मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद जेलिन करने के लिए टाइम लगेगा, एक केमिस्ट्री बिल्डअप करने के लिए टाइम लगेगा। एरिक टेन हैग जो कर रहा है टीम में वो नया सिस्टम जो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है वो पहले दिन से ही कोशिश कर रहा है, इसीलिए पहले दिन से वो चीज हो नहीं रहा है और लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा कि 2 तरह के कोचेस होते हैं मेनली। एक जो पहला जो फैमिलियर सिस्टम है, जो आप कह सकते हो हम लोगों का कैसेमीरो और एरिक्सन के साथ, या फिर कैसेमीरो और फ्रेड के साथ जो था, लेकिन फ्रेड तो अभी है नहीं, तो कैसेमीरो और एरिक्सन के बाद में ही बात करेंगे। तो इन दोनों के साथ आप मैच शुरू कर सकते थे और मेसन माउंट को आप धीरे धीरे ब्लेंड इन कर सकते थे बेंच से लाने के बाद, और आप ये धीरे धीरे माउंट के चारों तरफ आप ये सिस्टम, नया सिस्टम जो है वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर सकते थे। ये एक वे है। और दूसरा एक वे है जो एरिक टेन हैग कर रहा है कि पहले दिन से ही मेसन माउंट को डेब्यू दे दो, पहले दिन से ही नया सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर दो। मालूम है कि वो सिस्टम फेल होगा क्योंकि उस सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज आएगा और उसी तरह से आपको पता चलेगा क्या क्या इश्यूज है और आप एक एक करके उस इश्यूज को एड्रेस करोगे और धीरे धीरे आपका टीम के साथ केमिस्ट्री और जो प्लान आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो टैक्टिकली, वो धीरे धीरे आएगा पिच पे। तो यही प्लान एरिक टेन हैग का था। तो इस पे आप मैनेजर को इतना भी ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एरिक टेन हैग का यही मतलब, एरिक टेन हैग का जो स्ट्रेटेजी होता है हमेशा वो ऐसा ही रहता है। जैसे कि लास्ट सीजन में अगर आप देखें कि एंटनी को हम लोग जब खरीदे थे, उसके बाद पहले वाला मैच में ही हम लोग एंटनी को डेब्यू दे दिए थे और एंटनी ने स्कोर भी कर लिया था आर्सेनल के साथ। लेकिन उसके बाद एंटनी का वो कंसिस्टेंसी नहीं रहा, क्योंकि एंटनी हालांकि स्कोर किया था क्योंकि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस मोमेंट था, इसलिए वो स्कोर कर लिया। लेकिन उसका अगर परफॉर्मेंस वाइज आपको उसको देखो तो उसको अप टू द मार्क परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए उसको नया सिस्टम में फिट इन होना पड़ता है। तो वही सेम चीज मेसन माउंट के साथ हो रहा है। और उसके साथ साथ जो मेजर प्रॉब्लम है कि मेसन माउंट के आसपास जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, सारे लोग पिच पे हग रहे हैं क्योंकि किसी का भी आपका जो मैच फिटनेस है वो नहीं है। तो इसलिए हम लोग का ये प्लान अभी तक काम नहीं हुआ और इसके लिए लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जो कि जायज है। लेकिन उसके खातिर आप मेसन माउंट के रिगार्डिंग अगर ऐसा एक न्यूज निकल के आता है कि आपका एक प्लेयर जो आपका मैनेजर का प्राइम साइनिंग था इस ट्रांसफर विंडो में, वो अगर 4 to 6 वीक के लिए बाहर हो गया, तो ये चीज एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है और इससे टीम का अच्छा ही होगा। इससे आप सेलिब्रेट कर रहे हो और आप सोशल मीडिया में चारों तरफ उल्टा सीधा बात बोल रहे हो, ये जस्टिफाइड नहीं है। दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। क्योंकि मेसन माउंट अगर नहीं खेलता 4 या 6 वीक के लिए, तो
दिस इज अ मेजर सेटबैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि एरिक टेन हैग का जो प्रायोरिटी साइनिंग था उसमें मेसन माउंट आगे था, क्योंकि उसको ये सिस्टम चेंज करना था। हालांकि वो चीज में टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम मेसन माउंट को मिलता अगर मेसन माउंट अवेलेबल रहता। अभी क्या हुआ, अभी जो नेचुरली जो टाइम लगता था इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो टाइम अभी और भी ज्यादा लगेगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो फुटबॉल है वो ही डिस्ट्रप्टेड होगा। और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, इससे प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट में हम लोग का जो कॉम्प्लेक्सिटी अभी चल रहा है, क्योंकि देखिए मेसन ग्रीनवुड का तो हो गया फुल एंड फाइनल, तो मेसन ग्रीनवुड अभी पॉइंट ऑफ टॉकिंग में नहीं आएगा फ्यूचर में। उसके बाद अगर सोफियान अमराबाद का बात करें, जिसको लेके बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसा भी आ रहा है कि सोफियान अमराबाद इज वेटिंग फॉर द डील फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसलिए वो फास्ट टीम के साथ ट्रेन भी नहीं कर रहा। बीच में ऐसा भी न्यूज आ रहा था कि लिवरपूल आल्सो आफ्टर सोफियान अमराबाद। लेकिन अगर देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई प्लेयर सेल नहीं कर पाता है, तो फिर सोफियान अमराबाद के लिए कैसे जाएगा, क्योंकि एफएफपी रूल्स है ना, और हम लोग का तो टेक ओवर का भी सागा अभी तक चल रहा है। तो इसीलिए प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग सोफियान अमराबाद के लिए नहीं जा पाते तो सोफियान अमराबाद गाकपो 2.0 हो ना जाए, क्योंकि लिवरपूल अगर सोफियान अमराबाद मान लीजिए कि वो ठीक ही कर लिया कि उसको अभी नहीं करना है उसके टीम के साथ, तो इसीलिए वो ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर एंड तक हम लोग उसके लिए ना जाए और लिवरपूल आ जाए, तो वो हो ही सकता है ना कि वो लिवरपूल चले जाए। तो यही चीज है, यही प्रॉब्लम है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में। क्योंकि देखिए जब हम लोग पहले जब ट्रांसफर विंडो ओपन हुआ था, तो हम लोग पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कोई साइनिंग नहीं है, कोई साइनिंग नहीं है। लेकिन उसके बाद हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस किए, हम लोग मेसन माउंट लाए, हम लोग ओनाना लाए, हम लोग हॉयलैंड लाए। उसके बाद हम लोग थोड़ा खुश हुए कि ठीक है चलो अभी साइनिंग ठीक तरह से हो रहा है, तो अभी प्लेयर का सेल होगा। तो प्लेयर सेल में ही हम लोग अटक गए और हम लोग का ट्रांसफर विंडो ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्योंकि अभी मेसन माउंट का ये जो इंजरी अपडेट आ गया, इसके बाद एरिक टेन हैग को फोर्सफुली अपने टीम में स्कॉट मैक्टोमिनी को इंक्लूड करना होगा। क्योंकि आप लोग एक चीज तो मान लीजिए, एरिक्सन के ऊपर लास्ट सीजन में जो प्रेशर हम लोग डाले थे वो अभी एरिक्सन के ऊपर नहीं डाल सकता, क्योंकि एरिक्सन का 1 साल एज और भी बढ़ गया और एरिक्सन 90 मिनट्स तक वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाएगा। अगर वो करता है डिलीवर तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन आई हाईली डाउट कि कब तक वो ये चीज डिलीवर कर पाएगा। अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ जो मैच है हम लोग का, जो हम लोग के लिए मस्ट विन है, उसमें शायद हम लोग देख सकते हैं कि कैसिमिरो के अलोंगसाइड एरिक्सन ही शुरू करे और बाद में स्कॉट मैक्टोमिनी आए, जो कि अभी एरिक टेन हैग के प्लान में नहीं है। तो ऐसे ही करके आप अगर देखें हैरी मैग्वायर, वो भी एरिक टेन हैग के प्लान में नहीं है, लेकिन उसको भी फोर्सफुली हम लोग के साथ ही रहना होगा। तो यही एक मेजर प्रॉब्लम है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, क्योंकि डील हेंडरसन का जो सेल है उसमें भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है। तो और वैन डे बीक को लेके भी अभी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है कि तरह तरह की जगह से अलग अलग न्यूज आ रहे हैं, कुछ टियर 1 सोर्सेस भी है, कुछ नहीं भी है। तो मोटा मोटी बात यही है कि वैन डे बीक और डीन हेंडरसन, इन दोनों का जो आउटगोइंग है ये शायद लोन डील हो जाए। तो अगर लोन डील हो जाता है तो हम लोग के पास ज्यादा पैसा इस विंडो में नहीं आएगा, वो अगले सीजन में आएगा जब वो लोग लोन डील के बाद प्लेयर को एक्चुअली में खरीदेंगे। तो एक चीज होगा एफएफपी रूल से कि आप 2 प्लेयर छोड़ेंगे और उसके साथ आप 1 प्लेयर बाई कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि स्कॉट मैक्टोमिनी के लिए वेस्ट हैम अभी आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वेस्ट हैम इज स्टिल पुशिंग फॉर कुडूस। और उसके साथ साथ पकेटा वाला जो डील था मैनचेस्टर सिटी का वेस्ट हैम के साथ, वो भी आपका कोलैप्स हो गया। तो इसीलिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया अभी मैक्टोमिनी के डील में। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि एरिक टेन हैग को क्रिटिसाइज कीजिए क्योंकि एरिक टेन हैग इतना पैसा खर्च कर लिया, तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिए कि मैनचेस्टर सिटी का एक सेट टीम है, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी ट्रेबल जीत गया, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी से अगर महारेज या गुंदोगन जैसा प्लेयर जा रहा है और उसके बदले में आपका कोवाचिच, गार्डियल और डोकू जैसा प्लेयर आ गया, और उसके साथ साथ आपका नूनेस के साथ, माथेस नूनेस के साथ भी बातचीत चल रहा है। तो आप सोचिए कि सिटी के पास एक पहला फर्स्ट 11 स्क्वाड है जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास है और जो कि ऑलरेडी ट्रेबल जीत चुका है। उसके बाद सिटी उसके ऊपर रीइंफोर्समेंट करके एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो उसके साथ अगर आपको कॉम्पीट करना है तो आपको तो उसके जैसा या फिर उससे भी ज्यादा पैसा खर्चा करना होगा ना, क्योंकि सिटी का पहला जो टीम था वही हम लोगों की टीम से बहुत आगे था। तो वो गैप फुलफिल करने के लिए आपको एक पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जो कि आप थोड़ा
किए हैं, क्योंकि अगर आपका ट्रांसफर विंडो अभी तक देखे तो हम लोग को 3 प्लेयर अभी तक मिला और हम लोग को और भी मिनिमम 3 to 4 प्लेयर्स चाहिए, जो कि इस ट्रांसफर विंडो में तो इम्पॉसिबल है। इस ट्रांसफर विंडो में हम लोग ज्यादा से ज्यादा और 1 प्लेयर ला सकते हैं, जो कि अमराबाद हो सकता है। तो इसीलिए अगर मैनचेस्टर सिटी, और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो मैनचेस्टर सिटी हम लोगों से तो आगे था, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो हम लोगों से और भी आगे चला जाएगा। अगर उसको कॉम्पीट करना है आपको इसी ट्रांसफर विंडो में, तो आपको तो चेल्सी के जैसा डबल या ट्रिपल खर्चा करना होगा ना, लेकिन वो तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो टेक ओवर है, कतारी टेक ओवर, वो नहीं हुआ, इसलिए हम लोग का जो डेट है वो बहुत ज्यादा है। तो एकमात्र चेल्सी क्यों ऐसा कर पा रही है, क्योंकि चेल्सी का जो टेक ओवर है वो हो चुका है और चेल्सी का जो पूरा डेट है वो पेड ऑफ हो चुका है, इसलिए चेल्सी ज्यादा खर्च कर पा रही है। हम लोग वैसा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ज्यादा पैसा खर्च हो गया इसलिए आप लोगों को तो जीतना चाहिए बहुत सारा चीज इस सीजन में ही, तो एरिक टेन हाग अगर नहीं जीतते तो उनको क्रिटिसाइज करो। तो उन लोगों से मैं यही चीज बोलना चाहता हूं कि अभी ट्रांसफर मार्केट का जो मार्केट इन्फ्लेशन रेट है उसके हिसाब से आप हर प्लेयर के लिए आपको ओवरपे करना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपका कंपटीशन जो टीम के साथ है, आप देख लीजिए आपके आगे पीछे लास्ट सीजन में आप 3 में फिनिश किए थे, आपके आगे पीछे जितने भी सारे टीम्स है वो सारे टीम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं ऑलरेडी रीइंफोर्समेंट करके। वो आप न्यूकैसल की बात करें, वो आप ब्राइटन की बात करें, वो आप लिवरपूल की बात करें, वो आप चेल्सी की बात करें, सब लोग, उसके साथ साथ आर्सेनल, उसके साथ साथ मैनचेस्टर सिटी, सारी टीम का ही एक ही स्टोरी है। तो देखिए अभी जो फुटबॉल है, मॉडर्न फुटबॉल ऐसा नहीं रहा कि आप पिछले सीजन में टॉप 4 में फिनिश कर दिए तो आप सेम टीम या उसमें 1-2 प्लेयर ऐड करके आप वापस से सेम ही परफॉर्मेंस डिलीवर करके टॉप 4 में फिनिश कर देंगे। ऐसा कोई गारंटी नहीं है अभी। अगर आपको सेम ही पोजीशन में फिनिश करना होता है फिर भी आपको रीइंफोर्समेंट करना होता है, और अगर आपको जीतना होता है लीग तो आपको और भी ज्यादा रीइंफोर्समेंट करना होगा। तो देखिए अगर इस ट्रांसफर विंडो के हम लोग, ये तो इम्पॉसिबल है कि इस ट्रांसफर विंडो पे हम लोग बहुत सारा रीइंफोर्समेंट और कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगले वाले सीजन में जाके वापस से ऐसा रीइंफोर्समेंट करेंगे अगर टेक ओवर हो जाता है तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल जैसा क्लब जो हम लोगों से बहुत आगे हैं वो लोग तो और भी आगे चले जाएंगे ना। तो जब वो ट्रांसफर विंडो आपका आएगा तो आपको इस ट्रांसफर विंडो पे जो आप खर्चा किए उसका 2 गुना या 3 गुना खर्चा करना होगा टू मैच दैट क्लास एंड मैच दैट स्क्वाड। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए ये पॉइंट को लेके खामखा बैठ मत जाना कि इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है। आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, वो क्लब का ही पैसा है, क्लब खर्च कर रहा है। हाँ, आप कैसे खर्च कर रहे हैं उसमें आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। जैसे हम लोग पहले बिजनेस किए, जो हैरी मैगर वाला डील है या फिर एंथोनी मार्शियल वाला जो डील है, हम लोग पे हमेशा ओवर पे करते हैं और बहुत ज्यादा सैलरी देते हैं प्लेयर को और उसके बाद बेच नहीं पाते। जैसे हैरी मैगर के टाइम पे हुआ कि वो वेस्ट हैम के साथ हम लोग 30 मिलियन जो है हम लोग एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन वेस्ट हैम में वो नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका सैलरी कम है, इसलिए वो सामने से हम लोगों से ही सैलरी मांग रहा है। बोलो, तो ये जो सारा इश्यूज है इसको लेकर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट प्लेयर को, जो प्लेयर एक नया प्लेयर आया है आपके क्लब में, उसको पहले दिन से इतना क्यों हेट मिल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसको आप 1 सीजन तो दो पहले, उसके बाद चालू करो बात करना। जो कि मेरा कहना है कि कोई भी प्लेयर जब आता है टीम में तो उसको मिनिमम से मिनिमम, मैं तो 2 सीजन दूंगा, मिनिमम से मिनिमम 1 सीजन तो देना पड़ेगा ही ना। उससे पहले इतना सारा हेट, और उसके साथ साथ एरिक टेन हाग को लेके भी बहुत सारा हेट। मेरा कहना आप लोगों से यही है कि क्रिटिसाइज करो लेकिन ज्यादा मत करो, चीजों को समझो कि क्या क्या इश्यूज हैं। और ये फीफा नहीं है, ये फुटबॉल है, ये पिच में जाके आपको खेलना पड़ता है। तो आप अगर कोई साइनिंग कर ले तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% सही होगा आपका हमेशा। तो मेरे ख्याल से अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हो तो आप ये सारी चीजों को ठंडे दिमाग से सोचो और उसके बाद आप बात करो। बिना मतलब के इतना हेट मत फैलाओ और थोड़ा पेशेंस लाओ। तो अगर हम लोग 10 साल वेट किए हैं सर एलेक्स फर्गुसन जाने के बाद कि हम लोग लीग नहीं जीते, तो हम लोग और 1-2 साल आसानी से वेट कर लेंगे। हम लोग इससे भी घटिया सिचुएशन हम लोग के क्लब का देखे, पिछले से पिछले वाला सीजन में ही देखे, जब हम लोगों को मैच देखने का मन नहीं कर रहा था। हर एक जब वीकेंड आ रहा था तो हम लोग को मैच देखने का ही मन नहीं करता था कि चलो फिर से वो मैच देखना है, फिर से डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फिर से वीकेंड खराब। तो वो वाला सिचुएशन अभी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उतना ज्यादा क्रिटिकल मत हो। मैनेजर को और टीम को थोड़ा वक्त दो, टीम को अपना फिटनेस को लेके वर्क करना है और एरिक टेन हाग को फिगर आउट करना है कि मेसन माउंट के एब्सेंस में वो कैसे एरिक्सन और अगर स्कॉट मैकटोमिनी रह जाता है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी देखने वाली बात होगी अगर हॉयलैंड आ जाता है तो हॉयलैंड के ऊपर कितना प्रेशर आता है, क्योंकि हॉयलैंड जब टीम में आता है वो एक बच्चा है और उसके ऊपर पहले दिन से ही बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको ऐसे नजरिए से ही देखेंगे कि ये तो एक प्रॉपर नंबर 9 है तो ही इज आवर सेवियर।
ही शुड बी प्लेइंग लाइक हालैंड। तो मेरे ख्याल से सारे यूनाइटेड फैंस को ये सारी चीज में थोड़ा ध्यान रखना होगा और थोड़ा मैच्योरली ये सारी चीज को लेके सोचिए और उसके बाद रिएक्ट कीजिए। तो इतना ज्यादा रिएक्शनरी अभी होने की जरूरत नहीं है। सो बी पेशेंट एंड गिव द टाइम द मैनेजर एंड द टीम नीड्स। और उसके साथ साथ जब देखिए टीम अच्छा करता है तो टीम को तो आप वैसे ही सपोर्ट करते हो, जब टीम खराब करता है या फिर टीम में ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो उस टाइम पे टीम का सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए उनके फैन के तरफ से। वो सपोर्ट आप देते रहो। जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, आपको क्या नहीं लगता कि वो लोग क्या सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है? वो लोगों को क्या पता नहीं चलता कि उन लोगों को इतना अननेसेसरी हेट मिलता है? तो आप सोचिए, जो एक बच्चा है वो पिच पे उतर रहा है खेलने के लिए फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो अपना पहला मैच खेलने के लिए उतर रहा है, तो उसके ऊपर पहले से ही आप कितना प्रेशर डाल दे रहे हो कि उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो ये चलेगा ही ना कि अगर मैं ये गोल मिस कर गया, ये चांस मिस हो गया तो ये लोग ऐसे बात करेंगे। ये सारा चीज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। आपको क्या लगता है वो इतना पैसा उसको मिल रहा है तो इसलिए वो हम लोगों से अलग है? पता ही नहीं। वो भी ह्यूमन बीइंग है, हम लोग ही ह्यूमन बीइंग है। वो लोग जितना भी पैसा कमा ले, उन लोग का भी वो चीजों में रिएक्शन सेम ही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने टीम को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन सोशल मीडिया में जाके और यहां वहां पे जाके इतना सारा अननेसेसरी हेट मत फैलाओ। और अगर आप मैच्योरली इस चीज को हैंडल कर सकते हो तो इस टीम को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो वो सपोर्ट आप इस टीम को करो। ये टीम जब टाइम आएगा तो ये टीम जरूर डिलीवर करेगा। और इसी के साथ साथ देखने वाली बात ये होगी कि हम लोगों का जो आउटगोइंग है उसका क्या सीन है। अभी आउटगोइंग कब तक होता है, क्योंकि अभी जो ट्रांसफर विंडो है वो क्लोज होने के लिए ज्यादा दिन बचा नहीं है। अगर हम लोग सोफियान अमराबाद का डील सिक्योर कर पाते हैं तो वो हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट साबित हो सकता है इस सीजन में आगे जाते हुए। तो देखते हैं कि हम लोग नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ कैसे करते हैं और हम लोग का जो प्रेफरेबल 11 होगा उसमें वापस से एरिक टेन हाग गार्नाचो के साथ जाते हैं या फिर सैंचो को लाते हैं फॉल्स नाइन पोजीशन में और मार्कस राशफोर्ड को खिलाते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और हॉयलैंड को अगर सेकंड हाफ में लाते हैं कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और उसके साथ साथ कैसेमिरो के अलोंग साइड हम लोग एरिक्सन के साथ शुरू करेंगे, ऐसा ही तो मुझे लग रहा है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो इसी के साथ साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जिनको फुटबॉल पसंद है। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी स्टैंड।